deducted price is 15,200. Let gross value is equal to x. ठीक है ना. Now अब देखो दूसरे तरीके से बता रही हूँ. x माइनस x ऑफ 5% इज इक्वल टू, पहले वाले तरीके से भी 95% से बना सकते हो और ऐसे भी बना सकते हो, दोनों मेथड बता रही हूँ. तो x माइनस 5x अपॉन 100 इज इक्वल टू, दोनों मेथड बता रही हूँ ताकि जिस बच्चे को जो इजी लगे उससे बना लो. अब यहीं पर इसको कट कर लो. 20x माइनस x अपॉन 20 इज इक्वल टू 15,200. दिस इंडिकेट 19x upon 20 is equal to 15,200. Therefore, x is equal to 20 into 15,200 upon 90. अब देखो 19 के टेबल में ये आता है या नहीं आता है. तो 19 के टेबल में 152 आ रहा है. आ रहा है ना. 19 8 सा 800, तो 8 2 जा 16,000. ओरिजिनल प्राइस इसकी कितनी थी चिल्ड्रन? तो ओरिजिनल प्राइस इसकी 16,000 थी, है ना. नोट करो, नोट हो जाए तो डन लिखना, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगी. डन. अब चिल्ड्रन नेक्स्ट हम क्वेश्चन 11 करेंगे. गन पावर कंटेन्स 75% ऑफ नाइट्राइट, 10% of sulfur and the rest of it is charcoal. Find the amount of charcoal in 8 gram of gunpowder. देखो 11 और 12 ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है बेटा. मैं 11 बता देती हूँ, 12 आप खुद से बना पाओगे, है ना. गन पाउडर जो होता है, जो कि हम यूज करते हैं गन में, है ना. तो अब हम इसे फाइंड करते हैं. ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 11. परसेंटेज ऑफ नाइट्रेट. परसेंटेज ऑफ नाइट्रेट ये कितना है? ये है नाइट्राइल लिखा हुआ है बेटा, नाइट्राइल ही लिख लो, ऐसे नाइट्रेट होता है. परसेंटेज ऑफ नाइट्राइल ये है 75% और परसेंटेज ऑफ सल्फर इज इक्वल टू 10%. तो जो बच गया बच्चों वो रेस्ट चारकोल हो गया. तो हम लिखेंगे परसेंटेज ऑफ चारकोल इज इक्वल टू 100 माइनस 75 प्लस 10 और ये पूरे का परसेंटेज. तो ये हो गया 100 माइनस 85% और ये हो गया हमारा 15%. अब ये जो है फाइंड द अमाउंट ऑफ चारकोल इन 8 ग्राम ऑफ गन पाउडर. ठीक है ना. तो अब हम क्या लिखेंगे? अमाउंट ऑफ चारकोल इन 8 ग्राम
गन पाउडर इज इक्वल टू 8 इंटू 15/100। जो कटता है 4 से काट लेते हैं, 4 2 जा 8 और 4 से 4 2 जा 10 और 4 5 जा 20, ठीक है ना। फिर 5 से 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25, तो 6/5। एक बार देखते हैं इसका आंसर क्या है बच्चों, थोड़ा कम सा आ रहा है। 8 किलोग्राम है ना, तो एक सेकेंड, ये 8 किलोग्राम को ग्राम में बदल लो बच्चों। 1 किलोग्राम हो गया, अब इसको ये इतना किलोग्राम आ गया, आंसर चेक करने की जरूरत नहीं है। 6/5 इंटू 1000 कर लो ग्राम, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 5 2 जा 10, 200 और आंसर आ गया 1200 ग्राम, या इसको लिख सकते हैं 1.2 किलोग्राम। कुछ भी लिख लो, दोनों सेम आंसर है। यहाँ से भी चाहो तो निकाल सकते हो, ग्राम में पूछे तो ग्राम में भी निकाल सकते हो, किलोग्राम में कहे तो किलोग्राम में भी निकाल सकते हो। 840 ग्राम कैसे आएगा, एक सेकेंड आंसर चेक करने दो मुझे। ये है tan b का 11। बेटा गलत है, आपने जो भी आंसर लिखा है गलत है, ये यही आंसर आएगा 1.2 किलोग्राम, ठीक है ना। प्रांजल आपने किसने लिखा था, करेक्ट कर लो बेटा अपना। ओके, करेक्ट कर लो। युवराज को छोड़कर बाकी के बच्चों, आपको मेरी वॉइस क्लियर सुनाई दे रही है? युवराज को छोड़कर बाकी के बच्चे, आपको मेरी वॉइस क्लियर सुनाई दे रही है बेटा, एक बार बताना। युवराज एक बार आप अपना नेटवर्क चेक करो बेटा, आप खुद का नेटवर्क चेक करो। ओके चिल्ड्रन, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 जो है बेटा, ये सेम टू सेम है क्वेश्चन नंबर 12। अब 12 आप करके बताओ मुझे क्या आंसर आने वाला है। 12 में है chalk contains 3% of carbon, 10% of calcium and 12% of oxygen. Find the amount in gram in each of these substances in 1 kg of chalk. तो 1 kg को आप 1000 ग्राम कर लेना। आप 1 kg को 1000 ग्राम कर लेना, और कार्बन क्या हो जाएगा 3% ऑफ 1000, कैल्शियम क्या हो जाएगा 10% ऑफ 1000 और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा 12% ऑफ 1000। और आप तीनों फाइंड करके फटाफट बताओ, फिर मैं क्वेश्चन 13 बताऊंगी। एक भी बताओ कोई बच्चा मुझे, कैल्शियम या कुछ भी, कैल्शियम तो सबसे इजी है, वही बता दो क्या आएगा, फिर मैं 13 बताती हूँ आपको। समझ में आ गया ना, 1 kg नहीं लेंगे चिल्ड्रन, 1 kg की जगह पे हम 1000 ग्राम ले लेंगे, और 1000 ग्राम लेके चिल्ड्रन आप 1000 ग्राम ले लो, और फिर आप एक एक करके सब निकाल लो। जैसे कार्बन है तो 10% ऑफ 1000, ऑक्सीजन है तो 12% ऑफ ऑक्सीजन, इस तरह से वैल्यू फाइंड करके बताओ मुझे कितना आ रहा है। किलोग्राम नहीं होगा बेटा, कार्बन ग्राम में होगा, यू सी सारे ग्राम में होंगे, क्योंकि पहले ही मैंने कन्वर्ट कर लिया है 1 kg को 1000 ग्राम में। So all the answers are in gram, not in kilogram. Okay, right? कार्बन को भी ग्राम कर लेना आयुषी। राइट बेटा, चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। विष्णु यू आर ऑल्सो राइट बेटा। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में, ये कर लेना आप लोग। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 कर रहे हैं।
देखो 13 क्वेश्चन में है सोनल वेंट टू स्कूल फॉर 219 डेज इन ए फुल ईयर। मतलब सोनल जो है वो आप सबको पता है ना कि फुल ईयर में 365 डेज होते हैं, तो वो 219 डेज स्कूल जाती है। इफ हर अटेंडेंस इज 75%, उसकी अटेंडेंस जो है वो बेटा 75% है। फाइंड द नंबर ऑफ डेज ऑन विच द स्कूल हैज ओपन। मतलब हमें वो टोटल नंबर ऑफ डेज निकालने हैं जितने दिन तक स्कूल जो है चला था। ये सोनल सोनल जितने दिन स्कूल गई थी वो हमें गिवन है, और वो जो डेज गिवन है बेटा उसका परसेंटेज भी गिवन है। हमें ये पता करना है कि स्कूल कितने नंबर ऑफ डेज टोटल चला था, वो हमें निकालना है। इजी है ये भी क्वेश्चन 13। अब है अटेंडेंस percentage of Sonal. This is 75%. Okay. Or number of days Sonal went to school. This is equal to 219 days. अब जो फाइंड करना है उसे हम मान लेते हैं। लेट द number of days school was open is x. Okay, then x of 75% is equal to 219. This indicate x of 75 upon 100, 219. This indicate 75x 219 into 100. Therefore, x is equal to 219 100 upon 75. डायरेक्ट 25 से कट करते हैं। 25 3 जा 25 4 जा, 3 से 3 7 जा 21 और 3 3 जा 9. So this is 73 into 4 and this is 4 3 जा 12, carry 1, 7 4 जा 21 और 21. 292 डेज स्कूल जो था बच्चों वो चला था, जिसमें सोनल जो है सिर्फ 219 डेज गई थी। आ गया सबको समझ में? अब संदीप आपकी वीडियो पॉज हो गई बेटा, तो आप अपना नेटवर्क देखो ना, मैं इसमें क्या कर सकती हूँ आप ही बता दो मुझे। जिस आपका वीडियो पॉज हो गया बेटा, बाकी के बच्चों को तो दिख रहा है ना, तो मैं क्या करूँ इसमें, आप ही बता दो। आप खुद का नेटवर्क चेक करोगे ना, बाकी के बच्चे आपकी वीडियो पॉज नहीं हुई है ना? रेस्ट ऑफ चिल्ड्रन टेल मी, आपकी वीडियो पॉज है या चल रहा है? मैं दिख रही हूँ आपको, आवाज आ रही है आपको मेरी? चिल्ड्रन गिव मी रिस्पॉन्स। अब बताओ विष्णु, मैं इसमें क्या कर संदीप मैं क्या कर सकती हूँ? अब आप खुद का चेक करोगे ना बेटा। चलो बच्चों कर लो, करने के बाद मुझे आप डन लिख कर भेज देना। डन चिल्ड्रन? ओके।
ठीक है बच्चों, अब ना हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा 14। 3% commission on the sale of a property amounts to 42,660. What is the total value of the property? 3% कमीशन ऑन द सेल ऑफ ए प्रॉपर्टी, मतलब ये जो 3% जो कमीशन के तौर पे मिला था बेटा सेल ऑफ ए प्रॉपर्टी अमाउंट्स रुपीज दिस, व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे हम इसको निकाल सकते हैं, ये भी इजी है बेटा, सारे इसमें परसेंटेज के क्वेश्चन जनरली इजी ही होते हैं। कमीशन, कमीशन मतलब वही डिडक्शन ही होता है बेटा। कमीशन इक्वल टू 3% and amount equal to rupees 42,660. Okay, total value of the property. Let total value of the property is X. Now 3% of X equal to 42,660 और 3/100 of X is equal to 42,660. अब मैं डायरेक्ट कर रही हूँ बच्चों, इतने सारे सिखाती हूँ। 42,660 into 100/3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 and 0, and this is 14220000। लगाते हैं इसमें 30, मतलब 14,22,000 and this is our answer। एक बार चेक करते हैं बच्चों इसका आंसर 14 का। ठीक है बच्चों, है ना। कभी कभी डाउट ये हो जाती है कि ये कमीशन है या रेस्ट अमाउंट है, तो ये हमारा कमीशन अमाउंट ही था। कर लो आप लोग, फिर डन लिख देना। देन चिल्ड्रन नेक्स्ट करते हैं हम, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15 है। इन एन इलेक्शन देयर वेयर 2 कैंडिडेट्स ए एंड बी। एक इलेक्शन हुआ बेटा, उसमें देखते हो ना पार्टीज खड़ी होती हैं जिनको हम वोट देते हैं। 2 कैंडिडेट खड़े हुए ए एंड बी। द टोटल नंबर ऑफ वोट्स इन दिस constituency was 60,000 and 80% of the total votes were polled। मतलब उसमें टोटल जो कंस्टिट्यूंसी में जो वोट्स थे ना बच्चों 60,000 थे, लेकिन आपको पता है ना कि कुछ लोग वोट देते हैं, कुछ लोग वोट नहीं देते। तो इस 60,000 में सिर्फ 80% ही वोटिंग हुई। ओके, इफ 60% ऑफ द पोल वोट्स वेयर कास्ट इन फेवर ए, हाउ मेनी वोट्स वेयर रिसीव्ड बाय बी। मतलब मुझे नंबर ऑफ वोट्स फाइंड करने हैं बी के। अब आपको ये तो पता है कि जो सबसे पहले तो हमें ये फाइंड करना पड़ेगा कि टोटल वोटिंग हुई कितनी, और फिर जब टोटल वोटिंग जितनी हुई है बेटा उसमें 60% अगर ए के फेवर में गया है तो इसका मतलब है कि बी के फेवर में सिर्फ 40% ही गया है वोट, और मुझे वो 40% जो है उनके नंबर फाइंड करने हैं।
ठीक है ना, ये तो मैंने अभी आपको क्वेश्चन समझाया, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। टोटल नंबर ऑफ वोटर्स 60,000. total number of voters equal to 60,000. ठीक है, उसके बाद क्या है बेटा, 80% ही वोट्स पड़े, तो नंबर ऑफ votes were polled. ये कितना है, 80% of 60,000. So this is 80 into 100 और 60,000. 00 से 00 कैंसिल हो गया चिल्ड्रेन, और 8 6 48 और 30 1 2 3, मतलब 48,000 की पोलिंग हुई थी। ओके, अब इसमें से ए जो है, ए को कितने वोट पोल हुए हैं, तो ए को 60% हुए हैं। तो अब हम बी का निकाल लें, percentage of votes polled to B. तो 100 में से ए वाले को माइनस कर लो, तो 100 माइनस 60 एंड दिस इज इक्वल टू 40%. अब हमें नंबर निकालना है. नाउ नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड टू बी क्या हो जाएगा, ये हमारा दिख रहा है अभी आपको, है ना. number of votes polled to B, this is equal to 40% of कितना, 48,000, and now this is 40 upon 100 into 48,000. 00 से 00 कैंसिल हो गया बच्चों, और अब मल्टीप्लाई करें तो 8 4 जा 32, कैरी 3, 4 4 जा 16 और 3 19, और 0 कितने बच गए हैं, 2 0. ये हमारा आंसर हो गया, है ना, 19,200. दिस इज क्वेश्चन नंबर 15. आ गया समझ में. दो तरीके थे, आप ए का निकाल कर भी टोटल में से माइनस कर सकते थे, यहाँ पे हमने डायरेक्ट फाइंड कर लिया. Then क्यों जी गीसा, क्या हुआ, बाय करके कहाँ चले गए आप, अभी क्लास ओवर थोड़ी ना हुआ था. ओके बच्चों, एक क्वेश्चन और हम डिस्कस कर लेते हैं, and this is question number 16. The price of a shirt is reduced by 12% in a discount sale. If its present price is rupees 1,188, find its original price. अब बेटा आप लोग इसको बनाना, ठीक है ना, ये मैं ओरली बता रही हूँ 16 क्वेश्चन को, आप मुझे सुनो. 16 क्वेश्चन में कह रहा है, मैं समझा रही हूँ बच्चों, आप सुनो मुझे. 16 क्वेश्चन में कह रहा है कि एक शर्ट है बेटा,
वो शर्ट जो है उसकी प्राइस को जब हमने 12% रिड्यूस किया, जब हम सेल में जाते हैं तो क्या होता है, सेल में हमारी प्राइस जो है वो कम कर दी जाती है। तो प्राइस रिड्यूस होने के बाद शर्ट हमें जो मिल रहा है वो मिल रहा है 1188 में। मुझे उसकी ओरिजिनल प्राइस फाइंड करनी है, फिर वही करेंगे। या तो आप 12 को पहले ही माइनस कर दो, या लिखो x माइनस 12% ऑफ x इज इक्वल टू 1188। 17, the price of it, if its increased price is 1566, प्लस कर देंगे x प्लस 8% ऑफ x इज इक्वल टू 1566। पहले वाले में जब रिड्यूस हो रहा था तो बच्चों माइनस कर रहे थे, और ये भी यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। ये हो गया आपका 17। 18, after spending 80% of his income and giving 10% of the remainder in his charity, a man has rupees 46,260 left with him. Find his income. तो अब ये वाला क्वेश्चन मैं समझा देती हूँ, अगर बन जाए तो ठीक है, नहीं तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगी, है ना बच्चों। ये अर्पित, आयुषी, आप सब क्यों भागने की क्या जल्दी है आपको? मैं यहाँ समझा रही हूँ तो आप बाय बाय क्यों लिख रहे हो? अभी टाइम थोड़ी ना आपका खत्म हुआ है। क्या है ये, आपको ज्यादा जल्दी है क्या मुझसे जाने की? अब देखो यहाँ पे ये जो लास्ट जो क्वेश्चन है बेटा, इसमें मान लेना कि उसकी इनकम एक्स है, ठीक है। अब उसने 80% ऑफ एक्स और गिविंग 10% ऑफ रिमाइंडर जो बच गया, ये 18 क्वेश्चन ना मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगी। मैं इसको समझाना चाह रही थी, उसके पहले ही आप सारे बच्चे ओके बाय बाय मैम करना स्टार्ट कर दिए। ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी 18 क्वेश्चन, 17 तक आप कंप्लीट कर लेना, ओके। जब मैं पढ़ा रही हूँ बच्चों तो आपको क्या इतनी हड़बड़ी है? जब मैं करा रही हूँ, मैं नहीं जा रही हूँ, तो आप पहले ही से ओके बाय बाय लिखना स्टार्ट कर देते हो आप लोग। ओके चिल्ड्रन।
गुड आफ्टरनून क्लास 7th। भोलाराम का जीव कहानी पढ़ रहे थे हम लोग, पाठ 10 भोलाराम का जीव। पेज नंबर है 85। पेज नंबर 85 भोलाराम का जीव। देखो, हमने कहानी भोलाराम का जीव पढ़नी शुरू कर दी थी, जिसमें अभी तक हमने पढ़ा कि एक गरीब आदमी है भोलाराम नाम का, जो कि सरकारी कर्मचारी है, और उसके मरने के बाद उसकी आत्मा को लेकर यमदूत जो थे वो यमलोक को आ रहे थे, लेकिन बीच रास्ते से ही उसकी आत्मा यमदूतों के हाथ से छूटकर कहीं चली जाती है। और यमदूत बेचारे परेशान ढूंढते रहते हैं, 5 दिन हो जाते हैं, पहुंचे जब नहीं पहुंच पाते तो यमलोक में जो महाराज थे धर्मराज और चित्रगुप्त ये आपस में बातचीत कर रहे थे, और उनकी बातचीत से पता चला कि भाई इस तरीके से एक गरीब आदमी जो था वो उसके मरने के बाद किस तरीके से वो उसकी आत्मा उसके हाथ से छूट गई। और इसी बात को करके कर ही रहे थे कि नारद जी वहां आते हैं। नारद जी आकर पूछते हैं कि भाई क्या हुआ, तो ये बताते हैं यमराज कि भाई ऐसा ऐसा हुआ, आज तक तो कभी हुआ नहीं, और फिर पता नहीं है ऐसा क्या हुआ जो। तो हम पढ़ रहे थे पेज नंबर 85 पर। 85 में नारद जी ने आके पूछा कि भाई इतने उदास क्यों हो, दुखी क्यों हो। यमराज से पूछा, क्या अभी तक आपके यमलोक में रहने की समस्या का हल नहीं निकला? तो वो बोले नहीं नहीं, वो समस्या तो कब की हल हो गई। अब तो हमारे स्वर्ग नरक में कई बड़े बड़े इंजीनियर, ठेकेदार और वो जितने भी पैसा बीच में खाने वाले थे वो सारे लोग यहाँ नरक में आ गए हैं, और उनकी कृपा से बहुत जल्दी यहाँ रहने की समस्या तो हो गई है। ये भी एक व्यंग के माध्यम से वो बता रहे हैं कि किस प्रकार धरती पर भ्रष्टाचार फैला हुआ है। चाहे कोई सरकारी काम हो, ठेकेदार, इंजीनियर, कोई भी अपना काम ईमानदारी से नहीं करता। Okay, once again, good afternoon, class 7th। हम लोग पढ़ रहे थे पाठ 10 भोलाराम का जीव। और इस कहानी में हमने अब तक पढ़ा था कि किस प्रकार भोलाराम नाम का एक आदमी उसके मरने के बाद उसकी आत्मा को लेकर यमदूत जो थे वो यमलोक को जा रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में ही उसकी आत्मा जो थी वो उसके हाथ से छूटकर कहीं चली जाती। बेचारा बहुत ढूंढता है, नहीं मिलता, यमलोक जाता है। यमलोक में उसे डांट पड़ती है कि इतने साल हो गए तो इतनी आत्माओं को ला चुका, लेकिन भोलाराम एक बूढ़े आदमी की आत्मा तेरे हाथ से कैसे छूट गई। तो इस तरीके से उसको डांट बहुत पड़ती है। फिर चित्रगुप्त उनका पक्ष लेते हैं और कहते हैं कि पता नहीं आजकल धरती पर तो ये व्यापार चला है कि कोई चीज जहां जानी होती है वहां नहीं पहुंचती, बीच वाले ही उड़ा लेते हैं। चाहे वो रेलवे में हो, चाहे वो किसी और दूसरे विभाग में, जो भी चीज जहां पहुंचनी चाहिए वहां टाइम पे नहीं पहुंचती, बीच वाले लोग ही सामान गायब कर देते हैं। तो कहीं ऐसा भी तो नहीं कि किसी ने उस भोलाराम की आत्मा को भी गायब कर दिया हो बीच में। तो उससे उन्हें भी डांट पड़ती है, चित्रगुप्त को भी, यमराज से, कि तुम भी लगता है रिटायर होना है, तुम भी बूढ़े हो गए हो, सठिया गए हो, जो ऐसी बात कर रहे हो। वो गरीब आदमी था, उसका कौन विरोधी होगा, उसका तो कोई दुश्मन भी नहीं होगा। फिर उसी समय नारद मुनि आते हैं। नारद मुनि कहते हैं क्या बात है, इतना दुखी क्यों है, क्यों परेशान है, क्या कोई समस्या अभी तक हल नहीं हुई? नरक में रहने की समस्या थी ना। अच्छा, नरक में रहने की समस्या पे भी व्यंग है। क्या व्यंग है? कि धरती पे इतना पाप बढ़ गया है, धरती पे इतने पापी हो गए हैं कि मरने के बाद सब नरक आते हैं,
और नरक में जगह कम पड़ गई है, इसलिए यमराज दुखी है। तो वो पूछ रहे हैं क्या समस्या अभी तक हल नहीं हुई? तो वो कहते हैं नहीं, समस्या तो कब की हल हो गई, क्योंकि नरक में आने वाले बहुत सारे ठेकेदार, इंजीनियर और बीच में रिश्वतखोर हैं, जो पैसा खा खा के धरती पर जिन्होंने ठगी की, लोगों को बेवकूफ बनाया, जो पैसा लगना चाहिए किसी काम में वो पैसा खा गए और सीमेंट में रेत मिला रहे हैं और इस तरीके से वो काम करते हैं। तो ऐसे सारे लोग जो आ गए तो उन्होंने यहाँ पर आके रहने की समस्या तो हल कर दी है। लेकिन भोला राम का एक आदमी है जिसकी 5 दिन पहले मृत्यु हुई थी, वो रास्ते में चकमा देकर चला गया और अभी तक पूरा ब्रह्मांड छान लिया, कहीं वो मिला नहीं। अगर ऐसा ही होने लगा तो फिर पाप और पुण्य का अंतर ही मिट जाएगा। यहां तक पढ़ लिया था हमने, ठीक है। अब आगे चलते हैं 85 पेज पे आगे से। तो नारद ने पूछा, उस पर इनकम टैक्स तो बकाया नहीं था, हो सकता है उन लोगों ने रोक लिया हो, कि व्यंग किया फिर कि इनकम टैक्स तो नहीं बाकी था उस पर। अधिकतर इनकम टैक्स वाले रोक लेते हैं, अंदर कर देते हैं ना जेल के अंदर, तो कहीं ऐसा तो नहीं इनकम टैक्स वालों ने उसको अंदर कर दिया हो। तो चित्रगुप्त ने कहा, इनकम होती तो टैक्स होता ना, भूखमरा था। यानी अगर उसकी कोई इनकम होती तब तो टैक्स लगता, वो तो खुद ही भूखमरा था, कहाँ से, जब इनकम ही नहीं होगी तो कोई टैक्स कैसे देगा। यानी वो तो गरीब आदमी था, वो तो वैसे ही भूखमरा था। नारद बोले, मामला बड़ा दिलचस्प है, अच्छा मुझे उसका नाम पता तो बताओ, मैं पृथ्वी पर जाता हूँ। तो नारद जी को बड़ा इंटरेस्ट आया, बोले मामला तो बहुत दिलचस्प है, चलो आप मुझे उसका नाम बता दो, मैं धरती पर जाके देखता हूँ, उसको ढूंढता हूँ। चित्रगुप्त ने रजिस्टर देखकर बताया, भोला राम नाम था उसका। जबलपुर शहर के धमापुर मोहल्ले में नाले के किनारे एक 1.5 कमरे के टूटे फूटे मकान में वह परिवार सहित रहता था। इसकी एक स्त्री थी, 2 लड़के और 1 लड़की। उम्र लगभग 65 साल। सरकारी नौकर था, 5 साल पहले रिटायर हो गया था। पूरा उसकी हिस्ट्री बता दी। ये एक गरीब आदमी था, जबलपुर शहर के नाले के किनारे टूटे फूटे घर में 1.5 कमरे के घर में रहता था। पत्नी थी, 2 पुत्र और 1 पुत्री थी, और 5 साल पहले सरकारी नौकरी से रिटायर हो गया था। देखो सरकारी नौकरी आज के समय में तो बड़ा अच्छा मानते हैं ना, कि सरकारी नौकरी आजकल मिलती नहीं है, क्योंकि उसमें बेनिफिट बहुत होते हैं, भत्ते बहुत मिलते हैं। लेकिन पहले के समय में, आज से करीब 50-60 साल पहले जब ये कहानी लिखी गई, सरकारी नौकरी बहुत अच्छी नहीं मानते थे लोग, प्राइवेट नौकरी की तरफ जाते थे, क्योंकि वो सोचते थे प्राइवेट नौकरी में ज्यादा कमाया जा सकता है, सरकारी नौकरी में तो बंदी बंधाई थोड़ी सी इनकम आएगी। तो लोग बाग सरकारी नौकरी छोड़ के प्राइवेट नौकरियों की तरफ भागते थे। तो उसने सरकारी नौकरी होते हुए भी गरीबी में जीवन जिया, और 5 साल पहले रिटायर हो गया। अब रिटायर होने के बाद जो पेंशन मिलती है, वो पेंशन तो मिलनी चाहिए, वो भी नहीं मिल रही थी उसको। मकान का किराया उसने 1 साल से नहीं दिया था, इसीलिए मकान मालिक उसे निकालना चाहता था। इतने में भोला राम ने संसार ही छोड़ दिया। आज 5वां दिन है, बहुत संभव है कि मकान मालिक ने भोला राम के मरते ही उसके परिवार को निकाल दिया होगा, इसलिए आपको परिवार की तलाश में काफी घूमना पड़ेगा। ये आगे और बात बताई कि उसने मकान का किराया भी 1 साल से नहीं दिया था, और मकान मालिक इसी कारण से उसको निकालना भी चाहता था, और भोला राम पहले ही मर गया, तो इसके बाद उसके घर वालों को भी उसने निकाल दिया होगा। तो उन्होंने कहा आज तो 5वां दिन है, तो अब तक तो किराएदार थे वो निकाल दिया गया होगा, मकान मालिकों ने निकाल दिया होगा, तो आपको पता नहीं वहां वो फैमिली मिले ना मिले, तो आपको परिवार को ढूंढने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत घूमना पड़ेगा। तो ये यहाँ तक वार्तालाप खत्म हो जाता है। अब दूसरा सीन शुरू हो रहा है कि नारद जी धरती पर आ गए, और धरती पर जैसा उन्होंने पता बताया था उस पत्र के हिसाब से वो ढूंढने लगे, घर ढूंढने लगे। और फिर उनको एक घर से रोने की आवाज आई, माँ बेटे की। तो वो समझ गए इस घर में रोना पीटना मचा है, तो इसी घर में डेथ हुई होगी। तो फिर वो वहां पहुंचे। देखो फिर क्या हुआ, माँ बेटों के सम्मिलित क्रंदन से नारद भोला राम का मकान पहचान गए। अब उस इलाके में गए, वहां रोना पीटना देखा,
तो समझ गए कि यही मकान है। द्वार पर जाकर उन्होंने आवाज लगाई, नारायण नारायण, जैसा कि नारद जी अक्सर बोलते हैं। लड़की ने देखकर कहा, आगे जाओ महाराज। अब जैसे कि कोई द्वार पे आता है तो अक्सर लोग यही कह देते हैं ना कि आगे जाओ बाबा आगे, है ना, अभी नहीं बाद में आना, आगे जाओ। तो नारायण नारायण बोला तो उसने भी यही सोचा लड़की ने कि कोई भिक्षा मांगने आए हैं, और साधु संत जैसी उनकी वेशभूषा तो थी ही नारद जी की। तो उन्होंने कहा आगे जाओ महाराज। नारद ने कहा, मुझे भिक्षा नहीं चाहिए, मुझे भोला राम के बारे में कुछ पूछताछ करनी है, अपनी माँ को जरा बाहर भेजो बेटी। उन्होंने कहा कि मुझे भिक्षा नहीं लेनी, मुझे भोला राम के बारे में पूछना है, अपनी माँ को भेजो बाहर। भोला राम की पत्नी बाहर आई। नारद ने कहा, माता भोला राम को क्या बीमारी थी? क्या बताऊं, गरीबी की बीमारी थी। 5 साल हो गए पेंशन पर बैठे, पर पेंशन अभी तक नहीं मिली। अब जब उनकी माँ बाहर आई तो पूछा, भाई क्या बीमारी थी? तो उनका बीमारी तो गरीबी की थी, गरीबी से बड़ी बीमारी क्या होगी? गरीबी की बीमारी थी, 5 साल से रिटायर हो गए लेकिन पेंशन नहीं मिली, 5 साल हो गए थे। हर 10-15 दिन में एक दरख्वास्त देते थे। दरख्वास्त मतलब एप्लीकेशन। किस बात की एप्लीकेशन? पेंशन ऑफिस में जाकर एप्लीकेशन देनी पड़ती है कि हमारी पेंशन चालू करो, इतने दिन हो गए। तो वो एप्लीकेशन हर 15 दिन में जाके देते थे, लेकिन वहां से कोई कार्रवाई नहीं होती थी, उनकी एप्लीकेशन आगे बड़े अधिकारियों तक पहुंचती नहीं थी। पर वहां से या तो जवाब नहीं आता था, और आता तो ये आता कि तुम्हारी पेंशन के मामले में विचार हो रहा है। यानी वो लोग, भोलाराम हर 10-15 दिन एक एप्लीकेशन भेजता, लेकिन वो लोग या तो मना कर देते या फिर ये कहते कि अभी तुम्हारे इस पे विचार किया जा रहा है, अभी सोचा जा रहा है। इन 5 सालों में मेरे सब गहने बेचकर हम खा गए, फिर बर्तन बिके, अब कुछ नहीं बचा था। फाके होने लगे थे, फाके होने लगे मतलब वो कह रही है इन 5 सालों में पेंशन तो मिली नहीं, और सारे जेवर बिक गए, फिर बर्तन भांडे बिक गए, और अब फाके पड़ गए, यानी कि कई कई दिन बिना खाए भूखे रहना पड़ता था। चिंता में घुलते घुलते और भूख से मरते मरते उन्होंने दम तोड़ दिया। इसी चिंता में घुल घुल कर और भूख प्यास से खाना जब प्रॉपर नहीं मिलेगा तो भूख से उन्होंने आखिर दम तोड़ दिया। तो ये बात बताई नारद की, नारद को उनकी पत्नी ने। किनकी पत्नी ने? भोला राम की। नारद ने कहा, क्या करोगी माँ, उनकी इतनी ही उम्र थी। नारद ने तसल्ली दी, क्या कर सकते हैं माता जी, उनकी इतनी लिखी थी, इतनी उम्र थी उनकी। तो ऐसा मत कहो महाराज, उम्र तो बहुत थी, 50-60 रुपया महीना पेंशन मिलती तो कुछ और काम करके कहीं गुजारा हो जाता, पर क्या करें, 5 साल नौकरी से बैठे हो गए और अभी तक एक कौड़ी नहीं मिली। तो बोले ऐसा मत कहो महाराज, उम्र इतनी कम नहीं थी, उम्र तो अभी और थी। अगर पेंशन मिलती रहती 50-60 रुपए महीने तो उससे कुछ और काम कर सकते थे, काम धंधा करते और इस तरीके से गुजारा हो जाता तो अभी और जी जाते। लेकिन 5 साल हो गए नौकरी से बैठे और अभी तक एक कौड़ी भी हमें नहीं मिली। दुख की कथा सुनने की फुर्सत नारद को थी नहीं, वे अपने मुद्दे पर आए। यानी दुख की कथा सुनने थोड़ी आए थे वो तो असल में आए थे कि भोला राम की जीव जो छूट गया वो कहाँ है, उसका पता उनको लगाना था। तो वो इसलिए वो अपने मुद्दे पर आए। मुद्दे पर आए मतलब मेन पॉइंट पर आए। माँ ये बताओ कि यहाँ किसी से उनका विशेष प्रेम था जिससे उनका जी लगा हो? कि माता जी ये बताओ कि यहाँ कोई ऐसा है जिसमें उनका मन अटका हो? हम लोग कहते हैं ना कि जिसमें मरते समय व्यक्ति का मन जिसमें अटका रहता है तो उसकी आत्मा उसी के आसपास रहती है, ऐसा हम लोग कहते हैं। बड़े बुजुर्ग लोग ऐसा कहते हैं कि इसलिए कहते हैं मरने वाले की हर इच्छा पूरी कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर मरने वाले की कोई इच्छा बाकी रह जाती है या कहीं उसका मन लगा रहता है तो फिर वो उसी के आसपास उसकी आत्मा भटकती रहती है। तो इसलिए वो पूछ रहे ये बताओ किसी से विशेष लगाव तो नहीं था जहां पर उनका मन लगाओ? तो पत्नी बोली, लगाव तो महाराज बाल बच्चों से ही होता है। कि लगाव तो भाई अपने बाल बच्चों से ही होता है, और किससे होगा लगाव? तो नारद जी बोले, नहीं, परिवार के बाहर भी हो सकता है, मेरा मतलब है कोई स्त्री। हम नारद जी कह रहे हैं नहीं, परिवार के बाहर भी हो सकता है कोई स्त्री में उनका मन लगा हो तो वहीं भटक रहे हो।
स्त्री ने गुर्राकर नारद जी की ओर देखा। अब ये बात सुन के स्त्री को गुस्सा आ गया, उसने गुर्राकर नारद जी की ओर देखा कि ये क्या बोल रहे हो। बको मत महाराज, साधु हो, कोई लुच्चे लफंगे नहीं हो। जीवन भर उन्होंने किसी दूसरी स्त्री की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। गुस्सा आ गया उसको, क्या बात कर रही है, साधु संत होकर है, 65 साल का आदमी इधर उधर मन लगाएगा क्या दूसरी औरत में। तो वो गुस्सा होकर बोली कि बको मत महाराज, साधु हो, कोई लुच्चे लफंगे थोड़ी हो जो ऐसी बातें कर रहे हो। और 65 साल की उम्र में और जिंदगी भर उन्होंने कभी किसी दूसरी स्त्री की तरफ देखा तक नहीं। नारद हंसकर बोले, हाँ, तुम्हारा सोचना ठीक ही है, यही भ्रम अच्छी गृहस्थी का आधार है। यानी तुम ठीक सोच रही हो और ये भ्रम बना रहे, इसी बुलावे में रहो तो ये अच्छा है, अच्छी गृहस्थी का आधार है। मतलब पुरुष का कोई भरोसा नहीं है, पुरुष का मन कहीं भी भटक सकता है, लेकिन अच्छी स्त्री जो है वो यही भ्रम बना के रखती है कि मेरा पति तो सिर्फ मेरा है। तो वो कह रहे कि ये भ्रम जो बना रहे तुम्हारे मन में, यही गृहस्थी का आधार, अच्छी गृहस्थी का आधार है। अच्छा माता, मैं तो चलती। स्त्री ने कहा, महाराज आप तो साधु हैं। वो जाने लगे तो स्त्री ने रोककर कहा, महाराज आप तो साधु हैं, सिद्ध पुरुष हैं, ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि उनकी रुकी हुई पेंशन मिल जाए, इन बच्चों का पेट कुछ दिन भर जाए। उन्होंने कहा, इनसे ही कहूँ। उन्होंने कहा, आप तो बहुत पहुंचे हुए महात्मा लग रहे हो, ऐसा नहीं कर सकते कि इनकी पेंशन मिल जाए तो मेरा बाल बच्चों का पेट भर जाए। नारद को दया आ गई। वे कहने लगे, साधुओं की बात कौन मानता है, मेरा यहाँ कोई मठ तो है नहीं, फिर भी मैं सरकारी दफ्तर जाऊंगा और कोशिश करूंगा। वो बोले, देखो दया आ गई नारद को, तो बोले अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। ऐसे मेरा यहाँ कोई मठ मंदिर तो है नहीं, मतलब यहाँ तो कोई मुझे जानता है नहीं, और साधुओं की बात को कौन मानेगा, फिर भी मैं चलो कोशिश करूंगा। वहां से चलकर नारद सरकारी दफ्तर पहुंचे। वहां से फिर नारद कहाँ पहुंचे, सरकारी दफ्तर। वहां पहले ही कमरे में बैठे बाबू से उन्होंने भोला राम के केस के बारे में बात की। सबसे पहले जो आगे आगे बैठा था एक बाबू क्लर्क, उससे बात की भोला राम की पेंशन के बारे में। उस बाबू ने उन्हें ध्यान पूर्वक देखा, ध्यान से देखा नारद को, और बोला, भोला राम ने दरख्वास्तें तो भेजी थी पर उन पर वजन नहीं रखा था, इसलिए कहीं उड़ गई होंगी। यानी उसने एप्लीकेशन तो दी थी लेकिन उस पर वजन नहीं रखा, इसलिए हो सकता है वो एप्लीकेशन कहीं उड़ गई हो। अब यहाँ पे वजन का मतलब पेपर वेट नहीं है। पेपर वेट सिंपल लफ्जों में हम कागजों को उड़ने से रोकने के लिए पेपर वेट रखते हैं, वजन रखते हैं ताकि वो उड़े नहीं। तो यहाँ पे वो व्यंग में कह रहा है कि उसने भोला राम ने एप्लीकेशंस पर वजन नहीं रखा। अब वजन का मतलब यहाँ पर है रिश्वत नहीं दी, उसने पैसा नहीं दिया। अगर उसने पैसा खिलाया होता तो उसकी एप्लीकेशन आगे बढ़ जाती, आगे पहुंच जाती ऊपर अधिकारियों तक, पर उसने तो कोई वजन रखा ही नहीं, तो उड़ गई होंगी कहीं। नारद ने कहा, भाई ये बहुत से पेपर वेट तो रखे हैं, इन्हें क्यों नहीं रख दिया। उसने देखा टेबल पे बहुत सारे पेपर वेट थे, तो उसने कहा, ये इतने सारे पेपर वेट पड़े तो हैं यहाँ, वो क्यों नहीं रख दिए जो उड़ गई। बाबू हंसा, बाबू को हंसी आ गई ये बात सुन के। वो बोला, आप साधु हैं, आपको दुनियादारी समझ में नहीं आती, दरख्वास्तें पेपर वेट से नहीं दबती। खैर आप उस कमरे में बैठे बाबू से मिलिए। हंसी आ गई कि ये साधु इस पेपर वेट की बात, वजन का मतलब ये समझ रहा है, वजन का मतलब पैसा है, ये समझ नहीं पा रहे। तो वो कह रहे हैं, आप तो साधु ठहरे, आपको ये दुनियादारी की बातें पता नहीं, तो इसलिए आप नहीं समझेंगे। आप ऐसा है, आगे दूसरा एक बाबू है उससे बात करो। आगे भेज दिया अपने से ऊपर बाबू पे। नारद उस बाबू के पास गए, उसने तीसरे के पास भेजा, उसने भी इसी तरह अपने से ऊपर भेज दिया। तीसरे ने चौथे के पास भेज दिया, चौथे ने पांचवे के पास। और जब नारद 25-30 बाबुओं और अफसरों के पास घूम आए, तब एक चपरासी ने कहा, यानी इस तरह सब आगे आगे काम खसकाते गए, कोई उनसे भोला राम की पेंशन की बात नहीं कर रहा था, सब आगे आगे पहुंचा रहे, उससे मिलो, उनसे जाता तो वो उनसे मिलो। तो यहाँ पे भी हमारे सरकारी प्रशासन व्यवस्था पर व्यंग है कि कोई काम करने जाओ तो आराम से, कोई बताता नहीं है, पता सबको होता है लेकिन कोई बताता नहीं, सब आगे आगे भेज देते हैं, सब पल्ला झाड़ते हैं और टाइम वेस्ट करवाते हैं, अपना भी लोगों का भी। जो आ रहा है उसके समय की कद्र नहीं करते और काम टालते रहते हैं। देखा होगा आपने, अगर आप कहीं सरकारी विभाग में जाओ तो छोटी सी बात आपको पूछनी है तो बता सकता है कोई, लेकिन बताते नहीं है, कहते हैं आप उनसे पूछो, हमें नहीं पता।
वो कहेगा आप उनसे पूछो। अच्छा, वो कहेगा अच्छा आप उनसे मिल लो। क्यों? क्योंकि सारे लोग भ्रष्ट होते हैं, तो कोई सीधे मुंह बात नहीं करता। तो इसी तरह जब वो 20, 25, 30 बाबू अफसरों से मिल आए, तो जो चपरासी था, पियोन था, उसने कहा महाराज आप इन सब झंझटों में क्यों पड़ गए? आप यहाँ साल भर भी चक्कर लगाते रहे तो भी काम नहीं होगा। आप तो सीधे बड़े साहब से मिलिए, उन्हें खुश कर लिया तो अभी काम हो जाएगा। तो चपरासी तो वहां की रग रग से वाकिफ होते हैं। वो समझ गए कि ये साधु को, महाराज को इधर से उधर घुमा रहे हैं ये लोग, कोई काम नहीं करेंगे। तो उसने डायरेक्ट नारद जी से कहा कि आप कहाँ इन झंझटों में पड़ गए? आप तो सीधा सबसे बड़ा अफसर है ना, जो उससे मिलो। अगर उसको आपने खुश कर दिया ना तो आपका काम बन जाएगा। नारद बड़े साहब के कमरे में पहुंचे। नारद जी जो थे, वो जो बड़े साहब थे उनके कमरे में गए। बाहर चपरासी ऊँघ रहा था। ऊँघ रहा था मतलब सो रहा था। अब देखो यहाँ पे भी व्यंग है कि सरकारी कार्यालयों में सब आलसी और निकम्मे होते हैं और सो रहे थे आराम से ड्यूटी के टाइम पे। इसलिए उन्हें किसी ने छेड़ा नहीं। इसलिए नारद जी को किसी ने छेड़ा नहीं, मतलब रोका नहीं। वो चपरासी सो रहा है तो अंदर जाने से कौन रोकेगा? तो नारद जी बेधड़क अंदर चले गए। उन्हें बिना विजिटिंग कार्ड के आया देख साहब बड़े नाराज हुए। अब बिना विजिटिंग कार्ड के अंदर आ गए, यानी बिना इत्तिला। नहीं तो पहले आदमी अपना विजिटिंग कार्ड देता है, तब चपरासी ले जाके अंदर साहब को बताता है कि ये फला फला साहब आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। वो परमिशन देता है तो मिलवाते हैं। लेकिन चपरासी तो ऊँघ रहा था, सो रहा था। नारद जी चले गए, कोई परमिशन नहीं थी, तो अफसर को गुस्सा आ गया और बिना कार्ड के आया देखकर बोले, नाराज हुए, बहुत नाराज हुए और बोले, इसे कोई मंदिर वंदिर समझ लिया क्या? धड़धड़ाते हुए चले आए, चिट क्यों नहीं भेजी? मतलब ये कोई मंदिर थोड़ी है जो आप धड़धड़ाते चले आए बेधड़क। आपने अपने आने से पहले अपने नाम की चिट क्यों नहीं भेजी? नारद ने कहा, कैसे भेजता? चपरासी तो सो रहा था। किसके हाथ भेजता? चपरासी तो सो रहा था। क्या काम है? साहब ने रौब से पूछा, क्या काम है? नारद ने भोलाराम का पेंशन केस बताया। नारद ने बताया कि भाई इस तरह भोलाराम आदमी है, 5 साल से पेंशन के लिए चक्कर काटते काटते मर गया। उसकी पेंशन का क्या हुआ? कितनी एप्लीकेशन दी उसने, आप लोगों ने कुछ कार्रवाई नहीं की। इस तरह पूरा उसकी केस की बात की। साहब बोले, आप हैं बैरागी। बैरागी समझते हो? जो घर गृहस्थी त्याग के सन्यास ले लेते हैं, सन्यासी उनको कहते हैं। बैरागी सन्यासी एक ही बात है कि आप तो सन्यासी हैं, बैरागी हैं, दफ्तरों के रीति रिवाज नहीं जानते, यानी दफ्तरों में क्या चलता है ये आपको नहीं पता। असल में भोलाराम ने गलती की। भाई यह भी एक मंदिर है, यहाँ भी दान पुण्य करना पड़ता है। भोलाराम ने गलती ये की कि उसने यहाँ की दुनियादारी नहीं समझी, क्योंकि ये भी एक मंदिर है, यहाँ भी दान पुण्य करना पड़ता है। जैसे मंदिरों में दान पुण्य करते हैं, तो यहाँ ऑफिसेज में भी काम करवाना है तो पैसा खिलाना पड़ता है, ये मतलब था। आप भोलाराम के आत्मीय मालूम होते हैं, लगता है आप भोलाराम के बहुत खास हैं, उसके मिलने वाले हैं, प्रेमी हैं। भोलाराम की दरख्वास्तें उड़ रही हैं, उन पर वजन रखिए। भोलाराम ने एप्लीकेशन तो बहुत भेजी है, लेकिन वजन रखो ताकि उस पर काम हो। कहने का मतलब ये कह रहे हैं रिश्वत दो तो उसकी पेंशन चालू हो जाएगी, तो आप तो रिश्वत दो। नारद ने सोचा, फिर यहाँ वजन की समस्या खड़ी हो गई। अच्छा, वजन का मतलब वो नहीं समझ पा रहे। नारद मुनि क्या जाने कि वजन का मतलब क्या है। कोड वर्ड में बात करते हैं, डायरेक्ट तो कोई कहता नहीं कि हमको पैसा दो, रिश्वत दो। कोड वर्ड में वो कह रहे हैं वजन रखो। साहब बोले, भाई सरकारी पैसे का मामला है, पेंशन का केस 20 दफ्तरों में जाता है, देर लग जाती है, हजारों बार एक ही बात को 1000 जगह लिखना पड़ता है, तब पक्की होती है। हाँ जल्दी हो सकती है, मगर साहब रुके थोड़ा सा। साहब कहने लगे, भाई ये काम छोटा मोटा नहीं है, बहुत काम होता है, और एक से एक ऑफिस में आगे से आगे फाइल जाती है, फिर लोग साइन करते हैं, तब जाके काम होता है, इतनी आसानी से नहीं होता। और पक्की हो सकती है, जल्दी काम हो सकता है, बहुत टाइम लगता है इस काम में, लेकिन जल्दी हो सकती है, मगर मगर कह के वो रुक गया। तो नारद जी ने कहा, मगर क्या? तो साहब ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, कुटिल मतलब बड़ी धूर्तता से,
चालाकी से हंसते हुए कहा, मगर वजन चाहिए। वजन चाहिए मतलब काम जल्दी हो जाएगा, वजन चाहिए मतलब रिश्वत चाहिए। आप समझे नहीं? मतलब आपको समझ में नहीं आया वजन का मतलब? जैसे आपकी ये सुंदर वीणा है, इसका भी वजन भोला राम की दरख्वास्त पर रखा जा सकता है। मतलब पैसा नहीं तो आपकी ये जो सुंदर वीणा है ना, यही आप दे दो, ये भी वजन का काम करेगी, रिश्वत का काम करेगी। मेरी लड़की गाना बजाना सीखती है, ये मैं उसे दे दूंगा। साहब की लड़की म्यूजिक सीख रही थी, तो वीणा म्यूजिक में चाहिए होती है, और वीणा भी कोई सस्ती तो आती नहीं, महंगी आती है। तो हजारों रुपए की आज के हिसाब से, उस जमाने के हिसाब से भी उन्होंने कहा ये वीणा दे दो, ये भी वजन का काम करेगी, रिश्वत का काम करेगी। मेरी बेटी सीख रही है, उसके काम आ जाएगी, तो उसका काम मैं करा दूंगा। साधुओं की वीणा तो बड़ी पवित्र होती है, और फिर आप साधु संतों की वीणा तो वैसे ही पवित्र होती है। मेरी लड़की जल्दी संगीत सीख गई तो उसकी शादी हो जाएगी। अब साहब की लड़की है, उसकी शादी करनी है, और शादी के लिए उस समय क्या था, लड़की को गाना बजाना आना चाहिए, और गाना सीख रही थी, उसके लिए वीणा चाहिए थी। तो साहब ने अपना मतलब साधा, उन्होंने सोचा कि कुछ नहीं तो वीणा ही ले लूं इनसे, मेरी बेटी के काम आएगी। तो उसने कहा कि आप ये वजन के तौर पे ये वीणा ही रख दो। नारद अपनी वीणा छिनती देखकर जरा घबराए। अब अपनी वीणा खोती देखकर मेरे हाथ से चली जाएगी, पहले तो घबरा गए नारद जी। फिर संभल कर उन्होंने वीणा मेज पर रख दी, रखकर कहा ये लीजिए, अब जरा उसी पेंशन का ऑर्डर निकाल दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये लो, आप ये वीणा ले लो, अब जल्दी से उसके पेंशन का ऑर्डर निकाल दो, यानी पेंशन उसकी चालू करा दो। साहब ने प्रसन्नता से उन्हें कुर्सी दी, और जब वीणा देने की बात मान ली नारद जी की, तो फिर वो खुश हो गया साहब, उसने बैठने को कुर्सी दी, वीणा को एक कोने में रखा और घंटी बजाई उसको चपरासी को बुलाने के लिए। चपरासी हाजिर हुआ। साहब ने हुक्म दिया, बड़े बाबू से भोलाराम की फाइल लाओ, कि जाओ बड़े बाबू के पास और भोलाराम की फाइल लेके आओ, क्योंकि फाइल में ही साइन करेंगे तब तो पेंशन चालू होगी। थोड़ी देर बाद चपरासी भोलाराम की 100-150 दरख्वास्तों से भरी फाइल लेकर आया, यानी उसकी फाइलों में अब तक 100-150 एप्लीकेशन थी, वो सारी पूरी फाइल वो उठाकर लाया। उसमें पेंशन के कागजात भी थे, पेंशन चालू करने के भी कागजात थे, पूरी फाइल उसी की थी। साहब ने फाइल पर नाम देखा और निश्चित करने के लिए पूछा, क्या नाम बताया साधु जी आपने? यानी उन्होंने फाइल तो मंगा ली, लेकिन सोचा कि नाम तो कंफर्म कर लूं, तो उन्होंने नारद जी से पूछा कि साधु जी आपने क्या नाम बताया, जिसकी पेंशन चालू करवानी है उसका क्या नाम बताया? नारद ने समझा कि साहब कुछ ऊंचा सुनता है, तो इसलिए जोर से बोले भोला राम। तो नारद मुनि ने सोचा ये ऊंचा सुनता है, इसको कम सुनाई देता है, तो थोड़ा चिल्ला कर बोले कि भोला राम नाम है उसका, भोला राम, चिल्ला के बोले। सहसा फाइल में से आवाज आई, फाइल में से अचानक आवाज आई, कौन पुकार रहा है मुझे? पोस्टमैन है क्या? पेंशन का ऑर्डर आ गया? यानी कि भोला राम की जो आत्मा थी ना, वो फाइल में बैठी थी, चुपी बैठी थी, और फाइल के अंदर से आवाज आई कि कौन है? पोस्टमैन है, पेंशन का ऑर्डर आ गया। मतलब उसकी आत्मा तो पेंशन में अटक रही थी, तो वो उस फाइल में छुपा बैठा था, उसकी आत्मा मतलब। साहब डरकर कुर्सी से लुढ़क गए। अचानक फाइल में से आत्मा की आवाज सुनेंगे तो अच्छों अच्छों की रूह कांप जाएगी। साहब बेचारे कुर्सी से गिर गए। नारद भी चौंके, नारद मुनि भी बहुत चौंके, पर दूसरे ही क्षण बात समझ गए। पर वो तो देवर्षि हैं, भगवान है, समझ गए कि इसमें भोला राम की आत्मा है। बोले, भोला राम क्या तुम भोला राम के जीव हो? यानी भोला राम क्या तुम भोला राम की आत्मा हो? हाँ, आवाज आई, अंदर से आवाज आई, हाँ भोला राम। नारद ने कहा, मैं नारद हूँ, तुम्हें लेने आया हूँ, चलो स्वर्ग में तुम्हारा इंतजार हो रहा है। मतलब तुम्हें लेने आया हूँ, स्वर्ग में तुम्हारा इंतजार हो रहा है, तो अब चलो मेरे साथ। आवाज आई, मुझे नहीं जाना, मैं तो पेंशन की दरख्वास्तों में अटका हूँ, यही मेरा मन लगा है, मैं अपनी दरख्वास्तें छोड़कर नहीं जा सकता। वो बोला, नहीं मुझे नहीं जाना, मेरा मन तो यहाँ पेंशन की जो एप्लीकेशन है उन्हीं में लगा है, और मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। तो इस तरीके से पूरी कहानी आज खत्म हो गई।
कुल मिलाकर कहानी में भोलाराम के जीव के माध्यम से ये पूरा व्यंग किया गया कि किस तरीके से हमारे सरकारी कार्यालयों में रिश्वत के बिना कोई काम नहीं होता। किसी काम को करना है तो एक बार में काम नहीं होगा, 10 बार आपसे चक्कर कटवाएंगे, ये अधूरा रह गया, ये भी लेके आओ, फिर जाओ, फिर कहेंगे नहीं इसकी फोटोकॉपी लेके आओ। तो ऐसे करके 25 चक्कर लगाते हैं तब जाके कोई काम बनता है। यहाँ तो बेचारा वो पेंशन के लिए चक्कर लगाते लगाते मर गया और उसकी आत्मा फाइल में रह गई। कहने का मतलब सरकारी विभाग जो है एकदम भ्रष्ट हो चुके हैं। कैसी लगी ये कहानी? आप लोगों को कहानी कैसी लगी? अच्छी थी? बस आज क्वेश्चन आंसर नहीं करेंगे, पूरी कहानी पढ़ लिए। घर पे आप लोग फिर से पूरी कहानी पढ़ना और इसके शब्दार्थ लिखना, ठीक है? तो अभी ऐसा करो, अभी हमारे पास 10 मिनट है। इन 10 मिनट में आप पूरा लेसन रीड करो कि जिस पेज नंबर पर कोई शब्द उसका अर्थ नहीं आता पूछो, कोई लाइन समझ में नहीं आई तो पूछो। ये 10 मिनट दिए जा रहे हैं आपको, पूरी कहानी रीड करो। जिस पेज नंबर पर जो बात समझ में नहीं आई बताओ, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी दोबारा। व्यंग क्या होता है? संदीप पूछ रहा है। व्यंग होता है बेटा, किसी बात को हम सीधे सीधे ना कहकर उसको व्यंग रूप में कोई बात कहें। अब जैसे सीधे सीधे हम ये पूरी कहानी जो है ये सरकारी तंत्र पर एक चोट करती है, मतलब उनको ये बताती है कितने भ्रष्ट हो तुम लोग, सरकारी कार्यालय में कितना भ्रष्टाचार फैला है। लेकिन इस बात को हम सीधे सीधे ना कहकर कहानी के माध्यम से हमने उनको बताया कि वाकई सरकारी तंत्र में कितना भ्रष्टाचार है, वहां के बाबू कितने आलसी हैं, कैसे काम को टालते हैं, कैसे रिश्वत मांगते हैं। तो जो ये कहने का तरीका है, हास्य व्यंग के माध्यम से कहना। व्यंग समझ में आई? कोई बात सीधी ना कहकर कटाक्ष या दूसरे तरीके से बात कही जाए, वो व्यंग कहलाता है। यानी मजाक मजाक में आप गंभीर बात कह जाओ, कोई सीरियस बात समझा जाओ। अब यहाँ भी एक हास्य कथा थी, हास्य व्यंग की कथा है, और इस हास्य व्यंग की कथा के माध्यम से पूरे सरकारी तंत्र पर एक चोट की गई है कि कितने भ्रष्ट होते हैं सरकारी कर्मचारी, किस तरीके से पब्लिक को परेशान करते हैं, चक्कर लगवाते हैं, उनकी बात पर ध्यान नहीं देते। सरकारी अफसर कार्यालय जाओ तो एक आदमी कहेगा उधर जाओ, वो कहेगा उधर जाओ, वो कहेगा उधर जाओ, कोई सही जानकारी नहीं देता, परेशान करते हैं पब्लिक को। आपका ऐसा कभी हुआ है किसी जगह सामना, या कभी पेरेंट्स आपके बताते हो? देखा ही होगा, हॉस्पिटल वगैरह में जाते हैं आप, पूछते हैं कि कहाँ पर होगा, तो पूछताछ में आपने पूछा, वो बता तो देंगे, लेकिन अगर कोई ऐसा आदमी बैठा है जो आलसी है, नहीं बताना चाहेगा, वो कहेगा मुझे नहीं पता, आप उनसे पूछो, उस काउंटर पे जाओ। उधर जाएंगे तो वो कहेगा ऐसा है, आप उनसे मिलो। बैंक में जाते हैं, बैंक में भी खाता खुलवाने जाते हैं, तो इतनी जल्दी कोई जल्दी बताता नहीं है। किसी से कहो तो कहेंगे हाँ वो उनसे जाके पूछो, वो कहेगा वो उनसे जाके पूछो, ऐसे के चक्कर कटवाते हैं। दरख्वास्त मतलब एप्लीकेशन, ठीक है ना? अर्जियां देना यानी एप्लीकेशन देना। भैया आपको कुछ जैसे खाता खुलवाना होता है तो हम एप्लीकेशन देते हैं ना, बैंक में फॉर्म भरते हैं ना, एप्लीकेशन देते हैं। अब ये भोलाराम था, इसको पेंशन चालू करवानी थी मेरी, मतलब अपनी, तो वो अपनी पेंशन चालू करवाने के लिए उसको एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी ना। जैसे आप छुट्टी के लिए एप्लीकेशन देते हो प्रधानाचार्य को, वैसे ही पेंशन के लिए पेंशन अधिकारी को एप्लीकेशन दी जाती है। फिर वो एप्लीकेशन को मंजूरी देता है कि ठीक है
आपकी एप्लीकेशन को मंजूर की जाती है और आपकी पेंशन दी जाएगी। तो ये होती है दरख्वास्त यानी एप्लीकेशंस। अब देखो स्कूल बंद है, अगर स्कूल खुले होते तो हम लोग इस प्ले को, इस नाटक को प्ले की तरह आराम से दिखा सकते थे ना। इसको जैसे ड्रामा होता है, प्ले होता है हिंदी में या इंग्लिश में नाटक प्ले, तो हम इसको आराम से करेक्टर बना के, एक नारद बना के, एक यमराज बना के, चित्रगुप्त बना के, ऐसे हम इस प्ले को बहुत अच्छे से दिखा सकते थे। पर अब तो स्कूल बंद है, जब कभी भी खुलेंगे तो ये कहानी हम प्ले के रूप में तैयार करेंगे, है ना। और कुछ पूछना है? और कुछ पूछना है आप लोगों को? तो आज का होमवर्क है, फिर से नोट कर लो, पूरा पाठ फिर से पढ़ो और जो शब्दार्थ हैं उन्हें लिखो और कोशिश करना है इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करने की। फिल इन द ब्लैंक्स है, राइट रॉन्ग है, जितनी भी एक्सरसाइज है, किसने किससे कहा, ग्रामर में जो है वर्ण विच्छेद, मिलान करो, जो जो आप कर सकते हो वो आप कर लेना पेंसिल से, ठीक है ना। एक्सरसाइज और शब्दार्थ ये दो कर लेना, बाकी इसके एक्सरसाइज और दूसरे क्वेश्चन आंसर्स में अगले क्वेश्चन आंसर उसमें कराऊंगी क्लास में। बाकी मैंने पार्ट 8 और 9 के प्रश्न उत्तर भेज दिए थे, वो कंप्लीट कर लिए होंगे सबने, है ना। अब ये पाठ 9, 10 के करेंगे हम लोग बाद में। अभी फाइनल एग्जाम का बेटा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, अभी कोर्स तो एक बार कंप्लीट हो फिर आपके फाइनल एग्जाम बताए जाएंगे। अब तो एक ही एग्जाम होंगे आपके फाइनली, क्योंकि अभी एग्जाम लिए नहीं जा सकते ना, स्कूल ही ओपन नहीं है अभी। तो आप लोग तो अपना तैयारी करते चलो। और देखो ये एक अर्धवार्षिक जो मैंने प्रश्न पत्र कहा था ना, इसको कर डालो, तो ये एक तरीके से आपका समझ लो हाफ ईयरली एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर है ये, इसको अपने आप कर लो तो एक आपका टेस्ट हो जाएगा। एक बार पूरा पढ़ना, देखो मैं बता रही हूँ, जो पेज नंबर पाठ 8 के बाद था ना, हाँ, अर्धवार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र 2, पेज नंबर 74, 75 और 76, ये आप अपने आप तैयार कर लो, लेकिन कोशिश ये करना नकल करके ना करो, याद करके जितना आपकी याददाश्त के आधार पे आपको आता है कर डालो ये पूरा। ये एक तरीके से हाफ ईयरली पेपर हो गया आपका, आधा कोर्स आ गया इसमें। नुपुर नेहुल, जब तक मैं क्लास ओवर नहीं करूंगी आप बाय नहीं करेंगे, ठीक है ना। जल्दी है ज्यादा आपको जाने की, अभी टाइम हो गया, मैं तो खुद ओवर कर दूंगी क्लास। चलो ठीक है, हैव अ नाइस डे, बाय, सी यू।